May I come in, sir? आइए। Good morning, sir. बैठ। Thank you, sir. आपने ग्रेजुएशन कर लिया था 2017 में। जी सर। 2017 से अब तक क्या कर रहे हैं? जी सर, मैंने 2018 में आरएस का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, जिसके अंदर मैंने इंटरव्यू दिया, बट मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद मैं फिर से आरएस की तैयारी कर रहा हूँ। और वो फिर से नहीं होता है तो? जी सर, मेरा जो लास्ट टाइम मेंस के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं थे, पर इस बार मैंने अच्छी तैयारी की है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा। सपोज करो बाई चांस नहीं हो तो? जी सर, फिर भी मैं वापस आरएस की तैयारी करूँगा। फिर करेंगे तैयारी? कब तक करते रहेंगे ऐसे? जी सर, निरंतर सुधार की गुंजाइश रहती है और मैं चाहता हूँ कि जल्दी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जल्दी आप। जी सर। चलिए, आपकी हॉबी है वॉचिंग मूवीज। जी सर। इस हॉबी के बारे में थोड़ा बताएं। जी सर, जो ये हॉबी है वो मेरी काफ़ी लंबे समय से, जो बेसिकली मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से था, तो मुझे अलग अलग चीज़ों को जानने का हमेशा से एक शौक रहा था। तो मूवीज़ देखना एक वो बहुत अच्छा जरिया था, जिसके वजह से मैं देश की और अलग अलग इंटरनेशनल लेवल की चीज़ें समझना, जैसे सोशल सिस्टम क्या है, इकोनॉमी, पॉलिटिकल, कैसे नई नई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, और जो मेरे मेंटल होराइजन है उनको भी एक्सपांड करने में इस हॉबीज़ के थ्रू बहुत अच्छा रोल रहा। और बाकी जो हॉबीज़ हैं वो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, और जो एनर्जी का वापस किस तरीके से रिफ्रेश करके अपन कर सकते हैं। आपका ये कहना है कि आपने अलग अलग देशों की कल्चर्स इसके माध्यम से समझने की कोशिश की है। जी सर। थोड़ा यूरोप के कल्चर और अपने इंडियन भारत के कल्चर के बारे में बताएं। जी सर। मूवीज को उदाहरण देते हुए। जी सर, जो यूरोपियन कल्चर है वो अगर देखा जाए तो वहाँ पे सोसाइटी के लेवल पे वुमन और मेंस के अंदर इतना चेंजेस नहीं है, और दोनों की इक्वलिटी है। जबकि इंडियन सोसाइटी के अंदर आज भी मुख्यतः मूवीज हैं वो इश्यू बेस्ड, जिसमें कई सारी जैसे वुमेन के इश्यूज को लेके, जिसमें उनके किस तरीके से प्रताड़ना वगैरह हो रही है उनको लेके। जबकि यूएस की और यूके की जो मूवीज हैं उनमें मुख्यतः टेक्नोलॉजी का डिमॉन्स्ट्रेशन ज़्यादा होता है, जो जैसे वॉर के बेस्ड मूवीज है, या उधर की मूवीज में किस तरीके से जो सुपर हीरोज को दिखाया जाता है ऐसा। जबकि इंडियन मूवीज में ऐसा नहीं है। आज भी कई सारी मूवीज हैं जो ट्राइबल की जैसे समस्याओं पे बेस्ड मूवीज होती हैं, या फॉरेस्ट राइट्स को लेके मूवीज है, ये सब ज्यादा है। सीबीएफसी क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। क्या करता है? ये मुख्यतः जो फिल्म्स बनती है उनकी स्क्रूटिनी करके उसके बाद उनको सर्टिफिकेट देता है कि मूवीज की अलग अलग कैटेगरीज होती है, जिसमें ए है जो मूवीज एडल्ट के लिए है, और यूनिवर्सल कैटेगरी होती है जिसमें सब देख सकते हैं। इस तरीके की कुछ स्पेशली एबल्स जो पर्सन होते हैं उनकी कैटेगरीज इस तरह। ये विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है उस पर एक तरह से प्रतिबंध नहीं लगाता? सेंसर कर रहा है तो आप जी सर। गलत है, ये होना ही नहीं चाहिए। जी सर, जो राइट ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन का है, और तो किसी तरीके से मूवीज उन एक्सप्रेशन को दिखाता है। जबकि सेंसर बोर्ड है उसके अंदर एक बैलेंस अप्रोच के तहत जो सोसाइटी की किस तरीके से आज माइंडसेट है या उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उसके हिसाब से मूवीज़ में किस हद तक दिखाया जाना चाहिए, तो एक उस दोनों को एक बैलेंस तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं। आपने ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथ्स इन लोगों भारत में कौन कौन से सेक्टर्स जो है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अभी करंटली, जो इकोनॉमिक अलग अलग सेक्टर्स हैं उनमें से पॉजिटिव ग्रोथ किन में नजर आ रही है? जी सर, अगर देखा जाए तो ऑटोमोबाइल सेक्टर है जिसके अंदर अच्छी ग्रोथ है। टू व्हीलर का प्रोडक्शन इंडिया में काफ़ी समय से अच्छा चल रहा है, और साथ में अगर मैन्युफैक्चरिंग में और मोबाइल का प्रोडक्शन है, तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स के बाद काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा है, और उसके साथ साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है। ओवरऑल अगर हम इकोनॉमी को एनालाइज करें, दुनिया से कंपेयर करें, चाइना जैसे देश से जो कभी हमसे पीछे भी थे, उनके कंपैरिजन में हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ इतनी क्यों नहीं कर पाए? जी सर, उसके कई सारे रीज़न है। देखा जाता है कि इंडिया के अंदर जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए वो 1991 में चाइना ने उससे पहले 20 साल पहले कर दिए थे, और इंडियन इकोनॉमी जो थी वो पहले एग्रीरियन बेस्ड थी। उससे जब 1991 के अंदर जब रिफॉर्म्स हुए तो उस टाइम वर्ल्ड वाइड सर्विस सेक्टर का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। तो इंडिया के अंदर जो नई टेक्नोलॉजी आई और उसने सर्विस सेक्टर को ज़्यादा बूम दिया बजाय कि इंडस्ट्रीज़ की। और कुछ कॉलोनियल पॉलिसीज़ ऐसी रही थी जिसके अंदर यहाँ से जो रॉ मटेरियल है उनको यूरोप के कुछ देशों के अंदर वहाँ पे एक्सपोर्ट किया गया, और वहाँ पे ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का ज़्यादा बोलबाला रहा। ठीक है।
जीएसटी लगने के बाद अक्सर ऐसा माना जाता है कि भारत का पहले जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ वो इवन नहीं था। कुछ स्टेट्स के अंदर तो उद्योग खूब लगे, कुछ में नहीं लगे। अब इस चीज़ का जो है हम देखेंगे रैशनलाइजेशन या ओवरऑल एक समानता स्थापित होने में मदद मिलेगी। ऐसा क्या है जीएसटी में कि सभी जगह उद्योग लगेंगे? जी सर, जो जीएसटी है वो वन नेशन वन टैक्स के कंसेप्ट पे लाया गया था, जिसके अंदर अलग अलग स्टेट्स के अंदर बहुत सारे टैक्स थे, उनको एक करके एक यूनिफाइड टैक्स सिस्टम बनाया गया। और साथ में जो इंस्पेक्टर राज कहा जाता था या जो डबल टैक्सेशन सिस्टम था उसको दूर किया गया। और आज अगर किसी भी कंट्री के अंदर पूरे देश के किसी के भी राज्य के अंदर कहीं भी इंडस्ट्री लगती है तो उनमें टैक्सेशन का वो रूल सेम है। और साथ में वो जो मार्केट है वहाँ से किसी भी दूसरे स्टेट में जाके बेच सकते हैं। तो एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर आया है। ठीक है, बढ़िया। अभी एचडीआई रैंक क्या है हमारी? जी सर, 131 रैंक। और हैप्पीनेस इंडेक्स में? जी सर, मैं रिकॉल करना चाहूँगा 126। यानी ओवरऑल हमारी रैंक काफ़ी नीचे है इन इंडेक्सेस के अंदर। जी सर। तो वाकई हम इतने पिछड़े हुए हैं या अगर हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें इतने दुखी हैं? जी सर, जो हैप्पीनेस इंडेक्स है जो उसके पैरामीटर्स होते हैं तो उसके तहत कुछ पैरामीटर्स में इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, इस वजह से रैंकिंग पीछे है। और बाकी जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ और जो हैप्पीनेस है उसका रिलेशन इतना अच्छा नहीं होता कि ज़रूरी नहीं है कि जहाँ ग्रोथ है वहीं हैप्पीनेस हो। और इंडियन जो सोसाइटी है अभी ट्रांजिशन फेज में है और जो इनके पैरामीटर्स हैं वो उस स्टैंडर्ड के अभी तक अपन सोसाइटी लेवल पे भी नहीं पहुंच पाए हैं, परंतु निरंतर सरकार के प्रयासों से उस स्तर को तक पहुंच पाएंगे। चलिए, आपके बाड़मेर को एक एग्जांपल लेते हुए चलते हैं। पिछले 20 साल के अंदर बाड़मेर का इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप किस तरह से देखते हैं? क्या क्या आर्थिक परिवर्तन हुए वहाँ? जी सर, बाड़मेर जो एक डेजर्ट एरिया में आता है, परंतु इसमें 2000 के आसपास यहाँ पे तेल और कोयले का जब से उत्खनन होना स्टार्ट हुआ उसके बाद एक रैपिड तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, जिसमें बाड़मेर में 103 के आसपास तेल के कुएं हैं। और बाड़मेर में अभी रिसेंटली जो पेट्रोलियम रिफाइनरी जो बालोतरा डिस्ट्रिक्ट में जा चुकी है, परंतु उसके आसपास जो रिको के द्वारा एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है तो लोगों को रोजगार का अवसर भी मिलेगा। और उसके साथ साथ कुछ बाड़मेर के अंदर जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर के अंदर जैसे अनार की खेती है तो इस वजह से भी किसानों को काफ़ी फायदा हुआ है। ठीक है, थैंक यू सर। कोई भी जो देश की इकोनॉमी होती है वो उसकी कल्चर से अफेक्ट होती है। किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो उसकी सभ्यता संस्कृति से प्रभावित होती है। जी सर। वर्तमान संदर्भ में आप इस चीज को कैसे देखते हैं? भारत के संदर्भ में कुछ ऐसे रिलीवेंस या एक दूसरे के प्रति जो है वो इनकी कुछ जो हो सादृश्यता देख पा रहे हैं कि ये स्टेटमेंट ठीक प्रतीत होता है? जी सर, अगर इस स्टेटमेंट को देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमी जब से ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट आया है भारत के अंदर तो वहाँ पे कल्चर का यूरोपियन कल्चर का धीरे धीरे प्रभाव बढ़ने लगा है। शहरों के अंदर अत्यधिक है, अभी धीरे धीरे गाँव की तरफ भी होने लग गया है। और साथ में जो जैसे जैसे इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रही है तो लोगों का जो हेल्थ और पे एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ा है, एजुकेशन का स्टैंडर्ड वो भी काफ़ी अच्छा हुआ है और भारत के अंदर जो अर्बनाइजेशन है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। ओके, अभी आपने एलपीजी रिफॉर्म्स की बात की जी सर। और हमने जब एलपीजी रिफॉर्म को अडॉप्ट किया था तब हमने बहुत स्पीड से ये रिफॉर्म किए, लेकिन वर्तमान संदर्भ में अगर अलग अलग सरकारों को जिसमें केंद्र सरकार और राज्यों की सरकारें शामिल हैं वो इन सुधारों को आगे बढ़ाने में अनिच्छुक प्रतीत होती है, उतनी शिद्दत से वो आगे नहीं बढ़ा रही है, यानी कि रुक से गए हैं ये रिफॉर्म। और हम जो है वो न तो इन रिफॉर्म की आगे तक पहुंच पाए, यानी कि हम पूरी तरीके से एलपीजी रिफॉर्म लागू नहीं कर पाए, और न ही जो पुरानी हमारी सोशलिज्म जो है उसको अपना पाए, हम बीच के हो गए। आप कैसे देखते हैं? जी सर, जो इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम था हमेशा से एक मिक्स्ड फॉर्मूला पे चला है, जिसमें कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का बैलेंस फॉर्मूला के तरीके से। तो उसमें सरकार के द्वारा बड़ी इंडस्ट्रीज को प्रमोशन दिया गया और साथ में कुछ सेक्टर के अंदर प्राइवेट सेक्टर को भी परमिशन दी गई थी। परंतु जब से रिफॉर्म्स हुए उसके अंदर डिस्पैरिटीज ऐसे देखी जा सकती है कि हर स्टेट की कैपेबिलिटीज अलग हैं, उसके हिसाब से वहाँ की लोकल इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और कुछ जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस ऐसी रही कई सारे देशों के अंदर जो प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसीज अपनाई गई, उसके बाद भारत के अंदर जो आत्मनिर्भर पैकेज है, वोकल फॉर लोकल्स की जो कंसेप्ट लेके आए, तो और ये
इसके अंदर ऐसा है कि भारत को जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उससे जुड़ने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। तो आज भी गुड। ये पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, जी सर, क्या होता है? जी सर, एक ये इकोनॉमिक कंसेप्ट है जिसके अंदर देखा जाता है एक गुड्स का एक बास्केट होता है, उसके आधार पर देखा जाता है कि इस गुड्स की किस कंट्री के अंदर क्या वैल्यू है, उसके आधार पर इकोनॉमी और वहाँ के लोगों की जो परचेजिंग पावर कैपेसिटी वो दोनों निकाला जाता है और ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा डिसाइड किया गया है। इसके अनुसार भारत की इकोनॉमी जो है वर्ल्ड की कौन सी इकोनॉमी है परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार? जी सर, जहां तक मैं याद कर रहा हूँ थर्ड पे। अभी अपडेट हुआ है इसमें कुछ, या फिर यही थर्ड वाला ही है लंबे समय से? जी सर, मेरे ध्यान में थर्ड हो। ओके, मेरा अंतिम सवाल आपसे, चंद्रयान थर्ड हमने भेजा यहाँ पर, एक फिजिक्स के स्टूडेंट होने के नाते इसमें कौन से फोर्सेज ने कहाँ कहाँ कार्य किया है? जी सर, जो मुख्यतः जब कोई भी रॉकेट लॉन्च होता है तो सबसे पहला जो संवेग संरक्षण का नियम वो काम करता है, इसके अंदर जितना फोर्स रॉकेट से बाहर निकलने वाली गैसेज करती है उतना ही फोर्स वापस रॉकेट पे लगता है, तो उसकी स्पीड वहाँ पे काम करती है। और उसके अलावा किसी भी ग्रह की कक्षा के अंदर जब कोई रॉकेट जाता है तो उसके द्वारा वहाँ पे एक केंद्रीकरण जो बल लगता है वो कार्य करता है। सर, आपने एसएस जैन सुबोध कॉलेज से पढ़ाई की है, इसमें एसएस शब्द का क्या अर्थ है? जी सर, इसका मतलब होता है स्थानकवासी श्वेतांबर। ये जो स्थानकवासी श्वेतांबर जैन होते हैं इनकी क्या विशेषता होती है? जी सर, जो जैन समाज है उसके अंदर जब डिवाइडेशन हुआ तो श्वेतांबर और दिगंबर, तो मुख्यतः मूर्ति पूजा को लेके इनमें एक विरोधाभास था, तो स्थानकवासी थे, उन्होंने अपनी पर्टिकुलर एक जगह को ही बनाया और वहीं पे भगवान महावीर की पूजा करने लगे। क्या रीजन था कि जैन धर्म जो है वो जब नया नया आया था सृजित होके उस समय बहुत अधिक प्रभावित किया इसने लोगों को, लेकिन बाद में धीरे धीरे प्रभाव खत्म होता गया और आज बहुत कम जनसंख्या है जो जैन धर्म को फॉलो करती है? क्या रीजन है इसके पीछे? जी सर, जब मुख्यतः जैन धर्म का उद्भव होता है तो उसके अंदर इंडियन सोसाइटी के अंदर या धार्मिक जो सिस्टम था उसके अंदर बहुत सारी कुरीतियां, जिसमें जातिवाद है, धर्म के नाम पे जो भेदभाव है, इसके आधार पर और नया धर्म आया जैन। और इस धर्म के कुछ विशेषताएं थी जो भारतीय जो फिलोसॉफिकल सिस्टम या स्पिरिचुअल सिस्टम से मैच करती थी, जैसे अहिंसा है और मोरल कंडक्ट कैसे होना चाहिए, ये सब। तो इस वजह से उस टाइम लोगों के द्वारा इसको ज़्यादा अडॉप्ट किया गया और साथ में इस धर्म ने इकोनॉमिक लिबरेशन का भी काम किया था कि जाति के आधार पर कोई प्रोफेशन नहीं होना चाहिए, तो इस हिसाब से इसका ज़्यादा रैपिड एक्सपेंशन हुआ। परंतु जब ये धर्म बढ़ रहा था तो अन्य धर्मों ने भी अपने अंदर सुधार की, जिसमें भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, ऐसे भारत में आंदोलन हुए और बार बार उन्होंने भी अपने सुधार करके फिर लोगों को अपने ही धर्म में रखने की बजाय दूसरे धर्म के बजाय अपने धर्म में रखा, तो फिर जैन धर्म का प्रभाव कम हो गया। आप बाड़मेर से हैं, बाड़मेर से जो नया जिला बना है बालोतरा, जी सर, उसके अलग हो जाने के पश्चात बाड़मेर के पास खुद के राजस्व के स्रोत क्या क्या होंगे? जी सर, बाड़मेर के पास मुख्यतः अगर जो तेल का देखा जाता है तो उसमें आधा एरिया बालोतरा में गया, पर मुख्यतः कुछ गुड़ामालानी क्षेत्र है जहाँ पे तेल और गैस का उत्पादन हो रहा है वो आज भी बाड़मेर में है, और कोयले का जो उत्पादन हो रहा है वो भी बाड़मेर में, जैसे ये भाद्रेस है, गिरल है, कपूरडी, ये सारे बाड़मेर के क्षेत्र ही है। जिप्सम का उत्पादन आज भी बाड़मेर में ही हो रहा है और कुछ जो एग्रीकल्चर के अंदर जैसे नर्मदा कैनाल का चौहटन और गुड़ामालानी एरिया के अंदर विस्तार है, तो वहाँ पे कृषि क्षेत्र में भी काफी अच्छा योगदान है। और बाकी के बाड़मेर के क्षेत्र के अंदर जो कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी वहाँ की इकोनॉमी में काफी अच्छा योगदान। कौन कौन से तेल के कुएं जो हैं वो अब बाड़मेर में रहेंगे अभी भी? जी सर, जो गुड़ामालानी क्षेत्र में रागेश्वरी है एक, और उसके अलावा जो मंगला है नागाना के अंदर, वो बाड़मेर। क्या मंगला में अभी भी उत्पादन होता है या इसमें को पूरी तरीके से यूज कर लिया गया है? जी सर, मंगला में अभी भी उत्पादन हो रहा है। श्योर है आप? जी सर। अच्छा, ठीक है। बाड़मेर और इस तरफ नशे की प्रवृत्ति बहुत अधिक है। सामाजिक समारोह में जो नशे की जो नशीले उत्पाद होते हैं उन्हें एक प्रतिष्ठा के रूप में देखा जाता है। मान लिया आप जैसलमेर या बाड़मेर कहीं पोस्टेड है, आपको किसी सामाजिक समारोह में आमंत्रित किया जाता है जो कि आपके परिचित है, आप वहाँ जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ खुलेआम अफीम जो है उसकी जो ऑफरिंग या मनुहार हो रही है, एक व्यक्ति तो आपसे भी कर देता है, ठीक है, अब आप क्या करेंगे? जी सर, इस क्षेत्र में नशे की प्रवृत्ति का ज़्यादा होने का रीज़न एक तो सोशल एक्सेप्टेंस और साथ में बॉर्डर पे होने के कारण वहाँ से स्मगलिंग ज़्यादा होती है।
इस वजह से नशे का है। और जैसा कि आपने बताया कि सोशल गैदरिंग में अगर इस तरह की कोई भी चीज़ होती है तो मैं तो व्यक्तिगत रूप से तो इसका सपोर्ट नहीं करूंगा और न ही उसका सेवन करना चाहूँगा, और वहाँ आसपास के लोगों को भी यही जागरूक करूंगा कि इस तरह की चीज़ों का सेवन न करें। और अगर इस तरह की समस्याएं बार बार आती हैं तो अवेयरनेस के कैंपेन हैं और यूथ को किस तरीके से वापस अलग अलग क्षेत्रों की ओर मोड़ा जा सकता है, रोजगार के नए नए साधनों को क्रिएट करके उनको बताया जा सकता है कि इस नशे की प्रवृत्ति से वहाँ जो कंज्यूम कर रहे हैं लोग, जो उत्पाद है, उसे आप कानूनी कार्रवाई करके जब्त नहीं करवाएंगे? जी सर, मैं कोशिश करूंगा उसको। अच्छा, ठीक है। आप फिल्में देखते हैं, दादा साहब फाल्के के बारे में कुछ बताइए। जी सर, दादा साहब फाल्के जो पहली भारतीय बोलती फिल्म जो राजा हरिश्चंद्र बनी थी, तो उनके द्वारा बनाई गई थी और भारतीय सिनेमा के वो जनक माने जाते हैं। उन्होंने कई 20 सालों तक भारत में कई अच्छी अच्छी फिल्में बनाई और इंडियन जो सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड है वो उन्हीं के नाम पे दादा साहब फाल्के अवार्ड है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है वो किन के द्वारा दिए जाते हैं? जी सर, ये भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के। टोटल कितने पुरस्कार है इसमें? सॉरी सर, अभी मैं एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता पाऊंगा, पर मैं बेस्ट फिल्म की कैटेगरी में बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और रीजनल मूवी, इस तरीके से काफ़ी अवार्ड्स हैं। चलिए, मेरा आखिरी प्रश्न आपसे, आप में कोई भी ऐसी 3 क्वालिटीज जो आप बता सकें, एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते एकदम उपयुक्त हो और हम सेटिस्फाई हो जाए, हाँ आपको लिया जाना चाहिए। जी सर, मैं कोई भी काम है उसे लगन और ईमानदारी के साथ करना पसंद करता हूँ और मेरा जो स्वभाव है सहज और स्वाभाविक है और मैं लोगों की सहायता करना मुझे हमेशा से पसंद रहा है। ठीक है। राज्य सरकार की कोई 3 योजनाएं जो ग्रामीण लेवल पे लोगों को फायदा पहुंचाती है। जी सर, जो सरकार की सबसे बड़ी योजना जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसने हेल्थ पॉकेट पे बहुत बड़ा इफेक्ट डाला है कि लोगों को 25 लाख तक का जो इंश्योरेंस कवरेज मिल रहा है। ठीक है। जी सर, और उसके अलावा जो सरकार की ने अभी जो नरेगा के अंदर 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया है, तो वो भी वहाँ पे रूरल इकोनॉमीज के लिए काफ़ी फायदेमंद है। और तीसरी जो मुख्य योजना जो जी सर, एग्रीकल्चर के अंदर जो सरकार के द्वारा एग्रीकल्चर बजट अलग से निकाला गया है, जिसमें उससे ग्रामीण क्षेत्र में क्या फायदा, बजट निकाला गया है वो अलग चीज। जी सर, सीधा फायदा पहुंचता हो और जो आप पहुंचा सकते हो। आपने बताया कि अभी आप ग्रामीण मदद करते हैं, उस हिसाब से सर एक मुख्यमंत्री कामधेनु जो पशु बीमा योजना, जिसके तहत 2 पशुओं को 40,000 तक का हेल्थ कवरेज, जो ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के लिए काफ़ी फायदेमंद है। ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर।